हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का जो हम लोग शुरू किए थे दोस्तों, वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का जो प्राचीन भारत होता है वो उसी के अंतर्गत जो चैप्टर है वैदिक काल, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी अलग अंदाज में और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं दोस्तों, सभी का हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए छाँट छाँट के इसमें एक जगह आप लोगों के लिए एकत्रित किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो क्या है देखते हैं और वैदिक काल को जानते हैं। और वैदिक काल की बात करें तो दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास इसकी गणना की जाती है। और वैदिक काल को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल के बाद का काल। तो ये है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब चलते हैं आगे, कंटेंट में क्या क्या है। तो आर्य लोग हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे और उनका धंधा जो था मुख्यतः क्या था, पशुचारण था। और कृषि का स्थान जो था वो क्या था दोस्तों, यहाँ कौन लिखा गया है, गौन होगा। कृषि का स्थान गौन था, क्योंकि ना के बराबर कृषि ये लोग करते थे। अब दूसरा कंटेंट है, आर्यों के समाज में पुरुष की प्रधानता थी, घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। आगे है, हिंद आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे। तो मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे। अब आगे चलते हैं, आर्यों के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। और इसमें जो है ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो 36 बार किया गया है। अब आगे है, सिंधु नदी जो है वो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी माना जाता है। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का बार बार उल्लेख मिलता है, लेकिन दास हत्या का नहीं। अब आगे चलते हैं, आर्यों का मूल निवास जो है वो कहाँ है, यूरेशिया और आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में ये पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि वैदिक काल को जानने के दो स्रोत हैं। कौन कौन है, तो पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, जिसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। इस दो स्रोत से हम लोग क्या करते हैं, वैदिक काल को जानने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं वेद के बारे में जानते हैं। वेद कितना है, तो वेद है 4। ऋग्वेद, ऋग्वेद को के बारे में आप लोग जानते होंगे, सर्वाधिक प्राचीन है और जिसमें सूक्तों का संग्रह है। और यजुर्वेद, य से यजुर्वेद और य से यज्ञ संबंधी संग्रह है इसमें। सामवेद, सामवेद में संगीत का संग्रह है। सौ से सामवेद, सौ से संगीत, ऐसे करके इसको याद करेंगे। और इसके अधिकांश गीत जो हैं सामवेद के, वे ऋग्वेद से लिए गए। और अथर्ववेद क्या है, तंत्र मंत्र का संग्रह, यानी इसमें जादू टोना का वर्णन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि वेद त्रयी, वेद त्रयी में कौन कौन आते हैं। तो वेद त्रयी मतलब वेद में जो 3 वेद त्रयी होते हैं, तो इसमें आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आते हैं। तो वेद त्रयी में अथर्ववेद को छोड़कर बाकी तीनों जो वेद हैं वो आएंगे। तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं इंडिविजुअल हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में डिटेल से जानते हैं। देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। इसमें 10 मंडल आपको मिलेंगे, 1028 सूक्त मिलेंगे और 10,462 क्या होंगे, मंत्र मिलेंगे। ऋग्वेद के 10 मंडल में से 2 से 7 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 2 से 7 तक प्राचीन माने जाते हैं। और 1, 8, 9, 10 क्या है, बाद में जोड़े गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है कि ऋग्वेद के 10 मंडल में 2 से 7 तक प्राचीन है और कौन से बाद में जोड़े गए थे, तो ऑप्शन दे के पूछ देगा। तो सारे इंपॉर्टेंट है। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र जी हैं, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद के मंत्र रचयिता स्त्रियां हैं, जिसमें लोपामुद्रा, शची और घोषा, ये तीनों स्त्रियां हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण समाज की क्या की गई है, कल्पना की गई है। अब आगे चलते हैं, ऋग्वेद में नियोग एवं विधवा विवाह का क्या है, प्रचलन है। दोस्तों एक एक कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी को आप लोग ध्यान में रखेंगे और काफ़ी बारीकी से आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक कंटेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यूपीएससी और इससे नीचे जितने भी एग्ज़ाम है भारत में, सभी में आप लोग को ये वीडियो काम आएगा। ऋग्वेद का ऋत्विक जो होता था वो क्या कहलाता था, तो ऋग्वेद का ऋत्विक जो होता था वो होता कहलाता था। होता, ऋग्वेद का ऋत्विक होता कहलाता था। होता जो था ये क्या करते थे, यज्ञ संबंधी कार्य करते थे।
अब चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों कंटेंट में। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। यजुर्वेद, य से यजुर्वेद और य से यज्ञ, यानी यज्ञ संबंधी उल्लेख मैंने शुरू में बताया था। य से यजुर्वेद, य से यज्ञ संबंधी प्रावधान इसमें है। यह गद एवं पद क्या है, दोनों में है। इसको देखिए जरा ध्यान से, इसमें ये क्या कह रहा है। यह गद एवं पद दोनों में है। पूछ दिया जाता है गद एवं पद दोनों में कौन से वेद हैं, तो ये है यजुर्वेद। इसका ऋत्विक जो है वो अघर्व है, और जो यज्ञ संबंधी कार्य करता था तो इसका ऋत्विक जो है अघर्व है, और ऋग्वेद का कौन सा था, होता था ऋत्विक। तो इसी तरह इसमें है क्या, यजुर्वेद में अघर्व। अब आगे चलते हैं। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है, धनुर्वेद को, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसी में सर्वप्रथम राजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का क्या किया गया है, उल्लेख मिलता है। अब आगे चलते हैं। सामवेद, 100 से संगीत, 100 से सामवेद, तो ऐसे करके संगीत गायन का इसमें उल्लेख है। 1802 छंद में 75 ही मौलिक है, बाकी सारे कहाँ से है, ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के जो छंद है सो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसको, सामवेद को। सामवेद तथा अथर्ववेद के कोई अरण्यक नहीं है, ये भी आई है कंटेंट, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसका ऋत्विक जो है वो उद्गाता कहलाता था, जो ऋचाओं का गान करता था, और इसका उपवेद गंधर्व वेद कहलाता था। सभी का उपवेद है और सभी का ऋत्विक है, ये दोनों चीज़ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना होगा, और मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि इसको कैसे याद रखना है। पहले जान लेते हैं सबको अच्छे से। अथर्ववेद, इसमें भूत प्रेत और अंधविश्वास और तंत्र मंत्र जितना भी है सभी अथर्ववेद में आता है। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। एक महिला द्वारा दूसरा विवाह का उल्लेख भी मिलता है। इसका ऋत्विक ब्रह्मा था जो यज्ञ का निरीक्षण करता था, और इसका उपवेद है वो शिल्पवेद था। अब देखते हैं दोस्तों इसको याद कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में जो है इसका ऋत्विक अघर्व कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों, अघर्व में क्या आता है, अ, और यजुर्वेद में यो, यानी आय याद करेंगे। आय, इसमें आय मतलब इनकम, तो आय याद करेंगे इसमें। अब सामवेद है तो संगीत है, तो इसका ऋत्विक उद्गाता। उद्गाता को कैसे याद करेंगे कि इसका ऋत्विक उद्गाता होता है, तो देखिए उद्गाता, गाता मतलब गाना, गाना किस में आता है, सामवेद में। 100 से सामवेद, 100 से संगीत, तो ऐसे करके इसको पकड़ लेंगे और याद कर लेंगे। अथर्ववेद, इसका ऋत्विक ब्रह्म कहलाता है। देखिए ब्रह्म लोग क्या होते हैं, अर्थ मिलाने में माहिर होते हैं, कि इसका अर्थ क्या होगा नहीं होगा, ये ब्रह्म लोग ज़्यादा जानते हैं अर्थ चीज़ को, तो इसीलिए इसको ऐसे याद रखेंगे। जैसे मैंने 2 स्रोत बताए थे, इसी तरह उसमें एक वेद था, फिर इसमें ब्राह्मण ग्रंथ था, अरण्यक था। तो अब चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या कह रहा है। इसकी रचना प्रायः गद्य में हुई है। इसमें कर्मकांड तथा दर्शन संबंधी जानकारी है, और इसमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का उल्लेख इसमें आपको मिलेगा। अब अरण्यक में देखते हैं क्या क्या आते हैं। वनों में रचे जाने के कारण इसको अरण्यक कहा जाता है, ये पूछ दिया जाता है, वनों में रचे जाने के कारण किसको अरण्यक कहा जाता है, तो अरण्यक। वनों में रचे जाने के कारण किसको कहा जाता है, तो अरण्यक। तो कर्म का मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग पर जोर इन्होंने क्या किया, दिया था। कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग पर जोर दिया था। दार्शनिक विचार इसमें क्या है, संकलित हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उपनिषद के बारे में आप जान लेते हैं। भारतीय दर्शन का स्रोत तथा पिता माना जाता है उपनिषद को। इनकी संख्या कितनी है, तो 108 उपनिषद हैं। यजुर्वेद पर आधारित बृहदारण्यक उपनिषद के प्रमुख दार्शनिक कौन थे, तो ये थे याज्ञवल्क्य। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है। VVI न जाने कितने एग्जाम में इसको पूछ दिया गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार तथा जमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नोट देखिए दोस्तों, क्या है आखिर नोट, तो हाल में किए गए शोध से पता चला है, एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी अभी हाल में दोस्तों, जिसमें पता चला है कि आर्य जो थे वो भारत से ही थे। ये कन्फ्यूज़न दूर कर दिया हाल के शोध में, तो ये करेंट अफेयर्स एक तरह से हो गया।
करंट में रहने के कारण ये कंटेंट एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। ऋग्वेद काल का राजनीतिक जीवन देख लेते हैं कैसा था। राजतंत्र का प्रचलन था और राजा को प्रजा क्या करते थे, वो बलि देखिए, बलि उस टाइम में राजस्व को कहते भेंट के रूप में दी जाती थी। और राजा पर अंकुश करने के लिए सभा और समिति थी, और एक घर के नीचे सभी लोग रहते थे, और प्रमुख को क्या बोला जाता था, कुलक बोला जाता था घर के प्रमुख को। और इसको सीक्वेंस में सजाने के लिए बोलता है। तो पहला आएगा कौन सा, राष्ट्र, फिर जनगोप, फिर विश्व, फिर ग्राम और फिर कुल। ये बड़े से छोटे की ओर क्रम है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो राष्ट्र, फिर जनगोप, फिर विश्व, फिर ग्राम और फिर कुल। तो ऐसे करके इसको याद करेंगे। अब ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन देखते हैं क्या है। परिवार जो था वो पितृ सत्तात्मक था एवं संयुक्त परिवार था। अब आगे चलते, सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जनमूलक वंश था। अब आगे चलते हैं तीसरा कंटेंट। आरंभ में 3 वर्ण थे जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। अगला कंटेंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट। अब आगे चलते हैं, यह वर्ण विभाजन कर्म पर था, जन्म पर नहीं था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कंटेंट है, ऋषि अंगिरस ने कहा था, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है, विभिन्न पेशा करने के बाद भी हम लोग साथ में रहते हैं। तो ये ऋषि अंगिरस का स्टेटमेंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। दास प्रथा प्रचलित थी। दास कृषि उत्पादन पूर्व कार्यों को नहीं करते थे। अब आगे है, बाल विवाह इस टाइम में नहीं था, एकल विवाह की प्रथा लेकिन थी। सती प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं था, तथा पुत्री को उपनयन शिक्षा का अधिकार भी था। आजीवन ब्रह्मचर्य को अमाजू कहते थे। आजीवन जो ब्रह्मचर्य रहती थी उसको अमाजू कहते थे। दहेज को वहतु कहते थे। ये सब पूछ दिया जाता है वर्ड दोस्तों, वहतु क्या था ऋग्वैदिक काल में। और सामाजिक धार्मिक में पति पत्नी की भागीदारी थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों, ये अगर चैनल आप लोगों को कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों, बीच बीच में मैंने ये लकी ट्रिक कुछ अलग कलर में इसीलिए लिख दिया है ताकि कई लोग क्या करते हैं, कॉपी और नकल करने के एक्सपर्ट होते हैं। वो लोग क्या करेंगे, इस कंटेंट को नकल करके अपने वीडियो में डाल लेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई नकल करे, क्योंकि मैं कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता हूँ उसको। इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको ऐसे ऐसे बीच बीच में कभी कभी लिख लिया है ताकि कोई कॉपी ना करे। अब अगला चलते हैं दोस्तों, एकमात्र संतान होने पर ही पुत्री को उत्तराधिकार में मिलता था संपत्ति। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। जायद दस्तम, ये पत्नी ही गृह है, इसको कहा जाता था। दोस्तों, ये कंटेंट आप यूपीएससी से लेकर जितने भी भारत में एग्ज़ाम हैं, अगर इसको आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव हों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो, आप इसी से कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए वैदिक काल यहाँ से पढ़ते हैं, इसके बाद वैदिक काल से रिलेटेड आप कोई भी एमसीक्यूज़ मारेंगे तो आपको फटाफट आपको बनने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला कंटेंट क्या है। सामान्य पुत्र की जन्म की कामना यहाँ की गई है। स्त्री को राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति के अधिकार नहीं थे। ये काफ़ी कठोर था। गाय को अघन्या कहा जाता था, ये ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे अरे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अरे नहीं होगा, ये आर्य होगा। आर्य लोग जो था वो शहरों में नहीं रहते थे, संभवतः किसी न किसी तरह का गढ़ बनाकर मिट्टी के गाँव में रहते थे। अब आगे का कंटेंट है, इस समय चित्रित धूषण मृदभांड का प्रयोग होता था। तो ये है। अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल का आर्थिक स्थिति कैसा था उस टाइम का। तो आर्थिक स्थिति में पहला कंटेंट है, पशुपालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, गाय का महत्व दूसरा और प्रमुख कृषि था। देखिए अब इस टाइम क्या, पशुपालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, गाय का महत्व ज़्यादा था और दूसरा प्रमुख था कौन सा, कृषि। लेकिन पहला क्या था, पशुपालन। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं, सिंचाई नहरों एवं कुछ सिंचाई नहरों द्वारा एवं कुछ जो था वो थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटराइज प्रिंटिंग मिस्टेक है। सिंचाई नहरों द्वारा एवं हल को यहाँ पे क्या कहा जाता था, लांगल कहा जाता था। ये ध्यान में रखेंगे।
ऋग्वेद काल में केवल तांबे का ही प्रयोग होता था, केवल तांबे का ही प्रयोग होता था। सूदखोरी को बेनकाट कहते थे उस टाइम में। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। यानी आप मान लीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ लेना हो तो कोई वस्तु देकर फिर उस दूसरी वस्तु को आप ले सकते हैं, यानी एक वस्तु को देकर आप दूसरी वस्तु ले सकते थे, तो ये प्रचलन था। चिकित्सक को उस समय में भिषजू कहा जाता था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, पूछ देगा दोस्तों कि भिषजू किसको कहा जाता था। गाय का विनिमय के साधन के रूप में खूब प्रयोग होता था। पुरोहितों को दक्षिणा में आमतौर पर गाय एवं दासियाँ दी जाती थी, भूमि कभी नहीं दी जाती थी। पूछ देगा, पुरोहित को भूमि दी जाती थी, नहीं दी जाती थी, तो ऐसे करके भूमि निजी संपत्ति क्या थी, नहीं थी, इसीलिए। अब धार्मिक जीवन देख लेते ही लोगों का। बहुदेववाद का प्रचलन। प्रमुख देवता इंद्र थे जिसे पुरंदर कहा जाता था, दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे और तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, और जल के देवता जो थे वरुण थे, और ऋग्वेद का 8वां मंडल जो है वो वरुण देवता को क्या है, समर्पित है। अब आगे चलते हैं। सोम वनस्पति देवता, ऋग्वेद का 9वां मंडल इसी को समर्पित है। मरुत तूफान का देवता, पूषण शूद्र का देवता, और पूषण जो था वो शूद्र का देवता कहा जाता था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। राजा नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था। लड़ाकू दलों के प्रधानों को ग्रामीण ही कहते थे। क्या कहते थे, ग्रामीण कहते थे। अब दोस्तों हम लोग ऋग्वैदिक काल तो पढ़ लिया। अब उत्तर वैदिक काल, जिसकी समय सारणी देखें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व थी। अब उत्तर वैदिक काल देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल के बाद का काल। तो राजा एक निश्चित क्षेत्र का स्वामी होने लगा तथा राजा का पद जो था वो अनुवांशिक हो गया। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा तथा राज्य सत्ता निरंकुश नहीं थी। राज्य को न्यास तथा राजा को न्यासी माना जाने लगा। सभा समिति राज पर अंकुश रखती थी तथा सभा न्यायालय की भांति जो है वो कार्य करती थी। दोस्तों आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे तो ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस काल के उच्चतम पदाधिकारी रत्नीन या वीर कहलाते थे, सामान्य अधिकारी युक्त कहलाते थे। इस काल में वर्ण में कठोरता आई तथा कर्म के बजाय जन्म पर आधारित होने लगे। जाति व्यवस्था में कठोरता नहीं थी। शूद्र को यज्ञ करने, पवित्र ग्रंथ, अचल संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। शूद्र को इन सब चीज़ों से वंचित किया गया। अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं था। स्त्री की दशा में गिरावट आई। अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है। बाल विवाह नहीं होते थे। सामान्यतः समजातीय अंतर्जातीय विवाह प्रचलित थे। बहु विवाह तथा विधवा विवाह भी प्रचलित थे। स्त्री को शिक्षा दी जाती थी। उत्सवों समारोह में भाग भी ले सकती थी, किंतु राजनीतिक तथा धन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। इस काल में पशुपालन के स्थान पर कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया। जैसा कि ऊपर में था, क्या था, पशुपालन महत्वपूर्ण था ऋग्वैदिक काल में। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है, और हल को सीरा बोलते थे, हल रेखा को सीता बोलते थे। हल को सीरा और हल रेखा को सीता बोलते थे। ब्याज पर ऋण तथा माप तौल की विशिष्ट इकाइयों का भी प्रचलन था। समुद्री व्यापार होता था। कृष्णल माप की मूलभूत इकाई थी, तो ये कृष्णल याद रखेंगे। उत्तर वैदिक आर्यों को 1000 ईसा पूर्व में लगभग क्या हुआ, लोहे का ज्ञान हुआ। लोहे के अतिरिक्त सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा का ज्ञान था। देवता प्रजापति ब्रह्म थे, अन्य देवता विष्णु थे। अब चलते हैं कुछ यज्ञ के बारे में। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, राजा के रथ दौड़ एवं खान पान से संबंधित इस यज्ञ में होता था। राजसू यज्ञ में होता था राजा के सिंहासन धारण करने से संबंधित। अश्वमेघ यज्ञ में चक्रवर्ती विजय से संबंधित, जो कि आप लोग रामायण में देख लिए होंगे। राम भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ करते समय एक जो अश्व छोड़ा था, घोड़ा। इस काल में आश्रम व्यवस्था क्या हुई थी, प्रचलित हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आश्रम व्यवस्था कब प्रचलित हुई, उत्तर वैदिक काल में। अब है अयस शब्द कांसा के लिए ऋग्वैदिक काल में तथा उत्तर वैदिक काल में लव धातु के लिए हुआ था। देखिए, अयस शब्द कांसा के लिए ऋग्वैदिक काल में हुआ था और वैदिक काल में लव धातु के लिए हुआ था अयस शब्द का प्रयोग। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो और इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए